चलो बच्चों, तो अब साइंस का पहला चैप्टर कंटिन्यू करें, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जिनमें हमने आगे के वीडियोस में केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं, केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं, वो हमने समझा था। केमिकल इक्वेशन कैसे लिखते हैं ये भी बात हमने समझी थी। और इसके साथ हमने जो है वो ये पॉइंट्स देखे थे जो थे टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशन के टाइप्स देखे थे, जिनमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन में कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शंस, ये सब रिएक्शंस हमने देखे थे। तो ये जो हमने टाइप्स देखे थे, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, उन्हीं टाइप्स में अब हम कंटिन्यू करें। अब आखिरी के कुछ जो है वो ये टाइप्स हम लोग ध्यान से समझें। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में पहला टाइप आता है आज का, वो आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो नाम ही जैसे बताता है ना, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब कि कोई एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर हटना, तो उसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं ना। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम समझे, कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। इसका मतलब ये कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन उसे कहते हैं कि जब कोई मोर रिएक्टिव एलिमेंट हो, वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से अलग कर देता है, तो उसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में, बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स टेक पार्ट इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मेटल एंड नॉन मेटल दोनों के ऊपर ये इफेक्ट होता है। एंड रिएक्शन ऑफ आयरन नेल्स विद कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ये एक एग्जांपल है। एग्जांपल समझे, रिएक्शन ऑफ आयरन नेल विद कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। देखो, एक रिएक्शन के साथ, एक एग्जांपल के साथ जो है वो ये ऐसे समझते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन उसे कहते हैं कि जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। देखो एक एग्जांपल समझे कि सपोज आयरन है, आयरन मतलब सपोज कोई जो है वो लोखंड की कुछ जो है वो नेल्स, जो खीली आती है लोखंड की कुछ नेल्स हैं, उसे अगर CuSO4 मीन्स कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालें। कॉपर सल्फेट AQ लिखा है ना, मीन्स एक्वेयस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन है। तो अगर CuSO4 कॉपर सल्फेट के अंदर कुछ आयरन के टुकड़े डाले जाए, लोखंड के टुकड़े या लोखंड की खीली अगर जो है वो डाली जाए, तो क्या होगा पता है कि जो CuSO4 जो कॉपर सल्फेट होता है ना, उस कॉपर सल्फेट में से जो सल्फेट है वो सल्फेट डिस्प्लेस्ड होकर किसके ऊपर जो है वो जमा हो जाएगा, आयरन के ऊपर। Fe आयरन लोखंड के ऊपर वो जमा हो जाएगा, और जिससे प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, मतलब फाइनल आंसर क्या मिलेगा, अब हो जाएगा FeSO4। मीन्स वो जो SO4, वो जो सल्फेट था, वो अब सल्फेट किसको मिल गया, आयरन को मिल गया। तो अब हो जाएगा FeSO4 और कॉपर अलग रह जाएगा, कॉपर अलग रह जाएगा। मीन्स कि यहाँ पर इसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं कि जब कोई एक कंपाउंड में से मैटर के साथ जो भी कंपाउंड जुड़े हुए हो, Cu कॉपर जो मेटल है उसके साथ सल्फेट कंपाउंड जुड़ा हुआ है, वो कंपाउंड वहां से डिस्प्लेस्ड होकर दूसरे मेटल के पास आ जाएगा, दूसरे मेटल के पास आ जाएगा। मीन्स ये SO4 Fe के पास आ जाएगा, तो हो जाएगा FeSO4 और Cu अलग रह जाएगा, कॉपर अलग रह जाएगा। इसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट होना। समझो ना, डिस्प्लेसमेंट नाम इसीलिए ही दिया जाता है कि यहाँ से ये कंपाउंड डिस्प्लेस होकर यहाँ आ जाएगा, इसलिए ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक ही रूल है कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट। मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है। मतलब कि अगर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है ना, तो इसमें इस कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव अगर कोई होगा ना, तो वही इस सल्फेट को इससे अलग कर पाएगा, नहीं तो नहीं। यहाँ पर कॉपर है और यहाँ पर जो है वो Fe आयरन है, तो आयरन जो है वो ये ज़्यादा रिएक्टिव है, इसकी वजह से ये सल्फेट को यहाँ पर डिस्प्लेस करेगा। अगर सपोज ऐसा होता कि आयरन का सॉल्यूशन होता और उसके अंदर कॉपर के टुकड़े अगर हम डालते ना, तो ये डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, क्योंकि
क्योंकि लेस रिएक्टिव मोर रिएक्टिव को डिस्प्लेस नहीं करता, मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस करता है। ये रूल इसका खास ध्यान रखना। कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव आयरन है और इसकी वजह से ही ये आयरन वो इस सल्फेट को कॉपर से डिस्प्लेस करता है, उससे हटाता है। समझ रहे? उसी तरह से दूसरा जैसा एग्जांपल है पीबी। पीबी मीन्स कहलाता है लीड। लीड को अगर कॉपर क्लोराइड CuCl2 कॉपर क्लोराइड के सॉल्यूशन में अगर आप डालो तो इसमें भी ये कॉपर उससे ज़्यादा रिएक्टिव पीबी है ना, लीड है। लीड वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है और इसकी वजह से जब कॉपर क्लोराइड के सॉल्यूशन में हम लोग लीड का टुकड़े अगर हम डालेंगे, लीड के टुकड़े अगर हम डालें तो ये जो क्लोराइड है वो क्लोराइड डिस्प्लेस होकर किसके पास आ जाएगा, लीड के पास आ जाएगा। सॉल्यूशन फाइनल जो है वो प्रोडक्ट मिल जाएगा हमें लीड क्लोराइड, PbCl2 लीड क्लोराइड और प्लस Cu प्लस कॉपर अलग हो जाएगा। तो इसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझ आ रहा है ना? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जब एक कंपाउंड एक एलिमेंट से हटकर दूसरे एलिमेंट तक पहुंच जाता हो तो उसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं और उसमें हमेशा लेस रिएक्टिव से मोर रिएक्टिव की तरफ हो जाएगा। मतलब ये जो मोर रिएक्टिव है वही उस लेस रिएक्टिव से उसे अपनी तरफ खींच पाएंगे। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ध्यान आया। अब ऐसे ही रिएक्शन का दूसरा टाइप हम लोग देखें तो रिएक्शन का दूसरा टाइप आता है, वो आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट नाम से ही पता चलता है, डिस्प्लेसमेंट दो बार, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसे कहते हैं। अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑल्सो नोन एज अ डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन और मेटाथेसिस। इसे डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं या तो मेटाथेसिस भी कहते हैं, ये नाम ध्यान रखना। उसे मेटाथेसिस भी कहा जाता है। इज अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन where two compounds react and the positive ion जिसे cation कहते हैं and the negative ion जिसे anion कहते हैं of the two reactants switch places forming two new compound or product। तो जिसके अंदर जब दो कंपाउंड आपस में मिक्स होते हो तो जिनमें उन दोनों के जो कंपाउंड हैं वो एक दूसरे से स्विच कर लेते हैं। स्विच मतलब एक दूसरे से जैसे अदला बदली हो जाती है और एकदम नए कंपाउंड या प्रोडक्ट बनते हैं, नई चीज़ें तैयार होती हैं, तो उसे कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे देखो एग्जांपल देखें उसमें कि यहाँ पर है Na2SO4। Na2 मीन्स सोडियम, SO4 मीन्स सल्फेट। सोडियम सल्फेट प्लस BaCl2 मतलब बेरियम क्लोराइड। सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड। देखो यहाँ पर ये मेन एलिमेंट है सोडियम Na, यहाँ पर मेन एलिमेंट है बेरियम। और सोडियम के साथ कौन सा कंपाउंड है, सोडियम के साथ कंपाउंड कौन सा है, सल्फेट। और बेरियम के साथ कंपाउंड कौन सा है, क्लोराइड। तो सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड जब इनको ऐड किया जाता है तो इनमें डबल डिस्प्लेसमेंट होता है। मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब ये क्लोराइड यहाँ आ जाएगा और ये सल्फेट यहाँ आ जाएगा, इसे कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। तो जिसकी वजह से सोडियम सल्फेट है ना तो वो आगे हो जाएगा सोडियम क्लोराइड हो जाएगा और जो बेरियम क्लोराइड है वो बेरियम क्लोराइड के साथ आगे आ जाएगा बेरियम सल्फेट। ओके, तो जब कोई दो कंपाउंड आपस में मिक्स किए जाते हो तो जब दोनों कंपाउंड आपस में स्विच कर लेते हो, मतलब जैसे अदला बदली हो जाती हो, सोडियम सल्फेट है तो उसके साथ क्लोरीन आ जाएगा और बेरियम क्लोराइड है तो उसके साथ आ जाएगा ये सल्फेट। तो दोनों जब जो है वो अदला बदली कर लेते हो तो उसे हम लोग कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में एक ही होता है, सिर्फ एक ही डिस्प्लेस होकर दूसरी तरफ जाता है, जबकि डबल डिस्प्लेसमेंट में दोनों एक दूसरे के लिए अदला बदली कर देते हो तो वो कहलाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आ रहा है समझ में? डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो जैसे ये हमने रिएक्शन के टाइप्स देखे, इसके बाद दूसरा रिएक्शन देखें तो दूसरा रिएक्शन का टाइप आता है वो आता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन याद हो तो ये पहले भी आता था, ये पहले के स्टैंडर्ड्स में आते थे
कि जिसमें ऑक्सीडेशन मीन्स गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन मतलब वो कहलाता है कि जिसमें ऑक्सीजन ऐड होता हो एंड हाइड्रोजन रिमूव होता हो, तो उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं, है ना। ऑक्सीजन ऐड या तो हाइड्रोजन रिमूव होता हो। जैसे देखो यहाँ पर कॉपर के अंदर ऑक्सीजन ऐड किया हमने, तो कॉपर के अंदर अगर ऑक्सीजन ऐड किया तो वो बना कॉपर ऑक्साइड। तो इसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ ना, इसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ, इसलिए ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगा। उसी तरह से रिडक्शन मीन्स गेन ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन। इसका मतलब गेन ऑफ हाइड्रोजन जिसमें हाइड्रोजन ऐड होता हो या तो ऑक्सीजन रिमूव होता हो, तो उसे कहते हैं रिडक्शन। हाइड्रोजन ऐड या तो ऑक्सीजन रिमूव, तो उसे कहते हैं रिडक्शन मेथड या रिडक्शन रिएक्शन। जैसे यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड CuO कॉपर ऑक्साइड, उसमें प्लस H2 हाइड्रोजन ऐड किया, तो इसलिए कॉपर प्लस H2O वाटर अलग हुआ। तो इसमें हाइड्रोजन प्लस H2 हाइड्रोजन ऐड किया, इसलिए ये क्या कहलाया, रिडक्शन कहलाया। ओके, इसमें जो है ये रिडक्शन कहलाया। तो देखो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ये दोनों मेथड हमें ध्यान आई ना। ये पहले भी हमें आता था कि ऑक्सीडेशन मीन्स गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन एंड रिडक्शन मीन्स गेन ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन। और इन दोनों में कितनी बार ऐसी भी जो है ये रिएक्शंस आते हैं कि जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते हैं। ऑक्सीडेशन मतलब हमने समझा ना, गेन ऑफ ऑक्सीजन, एंड रिडक्शन मतलब गेन ऑफ हाइड्रोजन। लेकिन कुछ कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसके अंदर ऑक्सीडेशन भी होता है, ऑक्सीजन भी ऐड होता है और रिडक्शन भी होता है, हाइड्रोजन भी ऐड होता है। तो ऐसे जो रिएक्शन हो ना, तो उस रिएक्शन को हम लोग नाम देते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। वो रिएक्शन क्या कहलाते हैं, रेडॉक्स। तो रेडॉक्स रिएक्शन मीन्स, रेडॉक्स रिएक्शन मतलब वो कहलाते हैं कि जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में होते हो। जैसे उसका एग्जाम्पल देखना हो ना, तो यही एग्जाम्पल है जो यहाँ पर लिखा हुआ है। अब यहाँ प्लस H2 मीन्स हाइड्रोजन ऐड किया है, तो देखो हाइड्रोजन अगर ऐड किया इसका मतलब गेन ऑफ हाइड्रोजन, तो ये रिडक्शन कहलाया। ये क्या कहलाया, रिडक्शन। लेकिन इस हाइड्रोजन में फाइनल प्रोडक्ट अगर आप देखो तो इस हाइड्रोजन के अंदर ऑक्सीजन ऐड हुआ। अगर हमने हाइड्रोजन ऐड किया ना, तो इस हाइड्रोजन के अंदर ऑक्सीजन ऐड हुआ, तो हाइड्रोजन के अंदर ऑक्सीजन भी ऐड हुआ, तो यहाँ गेन ऑफ ऑक्सीजन भी हो रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। फिर से ध्यान से समझो कि यहाँ हाइड्रोजन भी ऐड हुआ और प्लस ऑक्सीजन भी इस हाइड्रोजन के साथ ही ऐड हुआ और कॉपर अलग रह गया। तो इसी वजह से ऐसे रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हुआ और रिडक्शन भी हुआ, तो इसलिए ये रिएक्शन क्या कहलाता है, रेडॉक्स रिएक्शन कहलाता है। ये क्या कहलाता है, रेडॉक्स रिएक्शन। जैसे इसके अलावा सबसे सिंपल दूसरा रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल आपको ध्यान हो तो वो आता है वाटर फॉर्मेशन में। वाटर फॉर्मेशन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ऐड करो तो वाटर बनता है ना। हाइड्रोजन जब H2 प्लस ऑक्सीजन, जब O2 अगर हम ऐड करते हैं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो उससे बनता है H2O और H2O 2HO या तो 2H2O। अगर इसे बैलेंस रिएक्शन अगर करना हो तो उसमें H4NO2 ऐसे आता है, H4NO2, तो 2H2O, ये बैलेंस होगा। तो ये भी रिडॉक्स रिएक्शन है। रिडॉक्स ऐसे क्योंकि इसमें अगर देखो तो ऑक्सीजन भी ऐड हो रहा है और हाइड्रोजन भी तो ऐड ही हो रहा है ना। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड करो तो ऑक्सीडेशन कहलाया, ऑक्सीजन में हाइड्रोजन ऐड करो तो वो रिडक्शन कहलाया। हुए तो दोनों ही ऐड, इसमें दोनों ही ऐड हो रहे हैं, इसी वजह से ये क्या कहलाता है, रेडॉक्स रिएक्शन कहलाता है। तो ध्यान आ रहा है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, और जिसमें दोनों मेथड होती हो साथ में, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में होता हो, तो उस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ओके, आया ध्यान? तो हमने रिएक्शन के ये सभी टाइप्स देखे ना। अब नेक्स्ट पॉइंट देखें, तो अब नेक्स्ट कुछ जनरल पॉइंट आते हैं, जिनमें सबसे पहला पॉइंट आता है वो आता है कोरोजन। कोरोजन, कोरोजन का मतलब होता है जंग लग जाना। आप लोगों को ध्यान होगा कि कितनी बार बहुत सारे शाइनी मटेरियल होते हैं, चमकदार कितनी सारी चीजें होती हैं,
लेकिन थोड़े दिन बाद देखो, थोड़े टाइम बाद देखो तो उन चीज़ों की चमक चली जाती है ना उन चीज़ों की चमक। जैसे कि अगर कोई आयरन हो, कोई लोखंड का टुकड़ा हो, नई नई कोई लोखंड की चीज़ लेके और चमकती हुई दिखेगी, लेकिन थोड़े ही टाइम बाद देखो, कुछ दिनों या कुछ महीनों बाद अगर आप उसे देखोगे तो उसकी चमक चली जाएगी। चमक चली जाएगी मतलब उसके ऊपर जो है वो ये जंग लग जाएगा ना उसके ऊपर जंग। और इसी को जंग लगना या काट लगना जो कहते हैं, इसे ही कहते हैं कॉरोजन। डेफिनेशन अगर हम समझें तो कहते हैं द प्रोसेस ऑफ स्लो कन्वर्जन ऑफ मेटल इनटू देयर अनडिजायरेबल कंपाउंड ड्यू टू देयर रिएक्शन विद ऑक्सीजन, वाटर, एसिड, गैसेस एटसेट्रा प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड कॉरोजन। तो कॉरोजन उसे कहते हैं कन्वर्जन ऑफ मेटल, जब मेटल कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू द अनडिजायरेबल कंपाउंड। अनडिजायरेबल कंपाउंड मतलब कि भाई जो इच्छा ना हो ऐसी चीज़ें बन जाती है। होती तो एक तरह से वो खराब ही है ना। लोखंड के ऊपर जब जंग लग जाता है तो उल्टा वो उसे खराब ही करता है ना। अनडिजायरेबल कंपाउंड बन जाते हैं ड्यू टू देयर रिएक्शन विद ऑक्सीजन, वाटर, एसिड, गैसेस, है ना, जिसमें ऑक्सीजन, वाटर, एसिड या गैस, इन सब के साथ रिएक्शन होता है। जो आयरन जैसे लोखंड की चीज़ है वो हवा के ऑक्सीजन या तो वाटर के साथ मिक्स होगा, तभी उसके ऊपर वो जंग लग जाती है। ब्राउनिश कलर की एक तरह की लेयर बन जाती है। घर पे कोई बाहर जो है वो ये लोखंड का अगर दरवाजा हो तो उसमें देखना ब्राउन कलर की जो है वो एक लेयर बनी हुई होती है उसके ऊपर। ठीक है, इसे ही तो कॉरोजन कहते हैं। इसी इसी जो है वो ये मेथड को हम लोग क्या कहते हैं, कॉरोजन। या दूसरा अगर कहो तो उसके ऊपर रस्ट लग जाती है, उस काट लगना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रस्ट लगना। उसे कहते हैं रस्टिंग। रस्टिंग आयरन व्हेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर फॉर्म एज रेड सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट। ये आयरन आयरन जो है जब ऑक्सीजन या मॉइस्चर पानी के साथ जब जो है ये मिक्स होता है तो उसके ऊपर रेडिश टाइप या ब्राउनिश टाइप के सब्सटेंस जमा हो जाते हैं, उसे हम लोग कहते हैं रस्ट, है ना। उसे रस्ट कहते हैं, जंग हम लोग कहते हैं उसे। और इनकी वजह से कितना सारा नुकसान होता है। जैसे अगर आप कितनी बार जो है वो कोई ऑर्नामेंट्स, कुछ गहने वगैरह अगर पहनते हो ना, जैसे सिल्वर, है ना, सिल्वर के अगर कोई चांदी के अगर गहने पहनते हो तो थोड़े टाइम बाद उसके ऊपर जो है वो ये ब्लैक टाइप का लेयर जमा हो जाता है, थोड़े ब्लैकिश हो जाते हैं। फिर आप उसको थोड़ा साफ करते हो तो फिर से जो है वो ठीक हो जाते हैं, फिर से चमकने लगते हैं। कॉपर जैसे होता है, कॉपर के बर्तन घर पे होंगे तो कॉपर के बर्तन के ऊपर भी अगर आप जो है वो ये थोड़े टाइम बाद देखो तो उसके ऊपर ग्रीनिश कलर के जो है वो लेयर जमा हो जाती है। ये भी एक तरह का कॉरोजन है कॉपर के बर्तन पे। फिर उसे भी आप जो है वो अगर साफ करते हो, जैसे वो काफ़ी बार घर पे जो है वो ये लेमन लेकर, नींबू लेकर जो है वो उसे साफ करते हैं तो उसके ऊपर का कॉरोजन, उसके ऊपर की रस्ट हट जाती है और जिसकी वजह से वो फिर से चमकने लगते हैं। लेकिन आयरन की जो चीज़ें होती हैं उनके ऊपर रस्ट अगर लग जाए तो उसका वापस निकलना बहुत मुश्किल होता है और इनकी वजह से हर बार काफ़ी सारी जो है वो ये डैमेजेस इस रस्ट की वजह से होते हैं। कितनी सारी चीज़ें जो है वो आयरन की, लोखंड की बनी हुई हैं, है ना। जैसे जो है वो ये कितने सारे व्हीकल्स, बाइक हैं, कार हैं, कितने सारे व्हीकल्स हैं जो लोखंड के बने हुए होते हैं। बड़ी बड़ी ब्रिजेस, आयरन रेलिंग्स, कितनी सारी बिल्डिंग्स हैं, शिप होती हैं, ये सब चीज़ें आयरन की बनी हुई होती हैं। और इनके ऊपर कोरोजन कितना लगता है कि हर साल बहुत सारा डैमेज इस कोरोजन की वजह से लगता है। और ये नेचुरल प्रोसेस है, इसे आप रोक भी नहीं रोक सकते ना कि आसपास का एटमॉस्फेयर में से ऑक्सीजन हटा दो तो उसके ऊपर जंग ही ना लगे। ऐसा क्या पॉसिबल हो सकता है? नहीं हो सकता ना। इसे तो हम लोग रोक भी नहीं सकते। इसी वजह से ये रस्ट का डैमेज होता ही है। हाँ, एक बात है, इस पर से कुछ प्रिवेंशन हम लोग ले सकते हैं। मतलब कुछ मेथड से हम लोग उसे आसपास के ऑक्सीजन से बचा सकते हैं। जैसे देखो, लोखंड के ऊपर रस्ट लगती है ना, जब लग जाती है तो वो क्यों लगती है? क्योंकि उसे हवा का ऑक्सीजन या तो पानी उसे मिलता है, इसीलिए। तो अगर अगर लोखंड के ऊपर, मतलब आयरन के ऊपर पहले से ही कुछ ऐसी लेयर लगा दें कि जिससे ऑक्सीजन अंदर आयरन तक पहुंच ही ना पाए तो उसे कभी जंग नहीं लगेगी। और इसका सबसे सिंपल एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल्स तो हमारे चैप्टर 3 में है जो हम लोग समझेंगे। सबसे सिंपल इसका जो है वो एग्जांपल आता है ना कि कोई भी लोखंड की चीज़ को हमेशा पेंट कर दिया करो।
आपके घर में जैसे मेन घर का जो है गेट होगा, अगर लोखंड का बना हुआ हो तो उसके ऊपर जंग लग जाती है, होते है ना कितनी बार, फिर वो गेट या दरवाजा वो आवाज करने लगता है। फिर उसे पेंट कर दिया जाता है, ऑयलिंग कर दी जाती है। खासकर अगर हम लोग पेंट कर दें तो पेंट करने से उस आयरन के ऊपर एक पेंट की लेयर बन जाती है, और वो लेयर ऐसी होती है कि एटमॉस्फेयर का जो ऑक्सीजन है ना, वो उस लेयर, उस पेंट, उस कलर को ही लगता है, कलर के अंदर के आयरन तक वो ऑक्सीजन पहुंचता नहीं है, जिसकी वजह से वो आयरन लॉन्ग टाइम तक टिका रहता है। तो समझ रहे हो कोरोजन मीन्स क्या? और इसे हम लोग बिल्कुल बंद नहीं कर सकते, लेकिन हाँ इसमें से इससे हम लोग प्रिवेंशन ले सकते हैं। ओके, तो जैसे कोरोजन के बारे में हम लोग समझा, वैसे ही जो है वो दूसरा पॉइंट आता है, वो आता है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी, तो रेंसिडिटी मतलब ये कहलाता है कि जैसे सिंपल वे में अगर आप कहो तो हमारे खाने की कोई भी चीज़ का सड़ना, कोई भी खाना जो है वो ये 1-2 दिन रख दो तो वो बासी हो जाता है, सड़ जाता है, इस मेथड को रेंसिडिटी कहते हैं। डेफिनेशन वाइज समझो तो कहते हैं द टेस्ट एंड ऑर्डर ऑफ फूड मटेरियल्स containing fat and oil changes when they are left exposed to air for long time. This is called rancidity. जब कोई भी ऐसे फूड मटेरियल्स जिनके अंदर फैट, ऑयल, ये चीज़ें डली हुई हो और उसे लेफ्ट एक्सपोज्ड टू द एयर फॉर लॉन्ग टाइम, लेफ्ट एक्सपोज्ड मतलब खुला छोड़ दो हवा में काफ़ी टाइम तक, अगर उसे खुला रख दो ना तो फिर उसका टेस्ट भी बदल जाता है और ऑर्डर, उसकी जो है वो ये सुगंध भी बदल जाती है, फिर बदबू आने लगती है उस खाने में से। इस मेथड को कहते हैं या इस प्रोसेस को कहते हैं रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी मतलब खाने का सड़ना, उसे रेंसिडिटी कहते हैं। और क्यों ऐसा होता है? तो कहते हैं इट इज कॉज्ड ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल प्रेजेंट इन द फूड मटेरियल। क्योंकि फूड के अंदर जो फैट एंड ऑयल होता है वो उसका ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन मतलब हवा के ऑक्सीजन के साथ वो मिक्स हो जाता है और खराब कर देता है। जैसे आयरन होता है, लोखंड है, तो लोखंड भी तो हवा के ऑक्सीजन के साथ मिक्स होकर जैसे उसमें रस्ट लगती है ना, वैसे ही खाने के अंदर फैट और ऑयल होता है जो हवा के ऑक्सीजन के साथ मिक्स होता है और उस खाने को खराब कर देता है। इसे भी इसलिए तो हम लोग कहते हैं कि भाई खाने को कभी भी जो है वो खुला नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो जल्दी खराब हो जाता है, जल्दी सड़ जाता है। एंड इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय यूजिंग वेरियस मेथड सच एज बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट टू द फूड मटेरियल्स। उसे हम लोग रोक सकते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट्स रख के। एंटीऑक्सीडेंट मतलब ऐसे मटेरियल डालकर कि जिससे उसमें ऑक्सीजन का इफेक्ट ना हो। जैसे देखो, जैसे कोई अचार वगैरह बनाते हैं उसमें तो तेल भी डाला जाता है, लेकिन उसमें साथ में ऐसी भी चीज़ें डालते हैं कि जिससे बाहर की ऑक्सीजन का असर ना हो, जिसकी वजह से तो अचार जो है वो सालों तक चल जाती है और ख़राब नहीं होती है ना। या तो फिर उसे अगर रोकना हो ना तो उसे उसे कोई एयर टाइट कंटेनर में, एयर टाइट कंटेनर ऐसे कोई जो है वो डब्बों में कि जिसमें बिल्कुल हवा न जाए, या तो कहो कि रेफ्रिजरेटर में अंदर रख दिया जाता है कि जिससे बाहर का ऑक्सीजन अंदर तक न जाए और वो खाना लंबे समय तक टिके और ख़राब ना हो। ठीक है, तो जब आयरन या मेटल जैसी कोई चीज़ सड़ती है ना तो उसे हम लोग कहते हैं कोरोजन। लेकिन कोई फूड मटेरियल जैसी कोई चीज़ सड़ती है ना तो उस मेथड को हम या उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रेंसिडिटी। तो दोनों पॉइंट समझ में आए ना। तो आज जैसे हमने केमिकल रिएक्शन के दूसरे टाइप्स और 2 एक्स्ट्रा जो है ये पॉइंट्स कोरोजन एंड रेंसिडिटी के बारे में समझा। अब इसके दूसरे पॉइंट्स हम लोग दूसरे चैप्टर में और दूसरे वीडियोस में हम लोग समझेंगे। थैंक यू।